देखिए आज अपन पढ़ेंगे आईटी एक्ट की धारा 10। आईटी एक्ट की धारा 10 पढ़ेंगे, पृथक्करणीयता। क्या होती पृथक्करणीय? पृथक्करणीयता मतलब अलग करना। पृथक्करणीयता का मतलब क्या? अलग कर देना, किसी चीज को अलग कर सकते हैं तो अलग करना। तो इतना अर्थ समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या है? अलग करना किसी चीज से। अब क्या कह रहा है कि धारा 10 की अगर आप कोई ऐसी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं? जो प्रकटन से छूट प्राप्त है, जिसको प्रकट नहीं किया जाता। ऐसी सूचना आप मांग रहे हैं जो क्या है? प्रकटन से छूट प्राप्त है, यानी जिसको प्रकट नहीं किया जा सकता, वो सूचना आप अगर मांग रहे हैं तो फिर उसमें क्या किया जाएगा, ये कह रहा है। तो ये धारा अपन पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। ये कहता है, पहला सब क्लॉज इसका ये कहता है कि जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकटन के किए जाने से छूट प्राप्त है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, और जो ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अंतर्विष्ट है उचित रूप से पृथक की जा सकती है। अब ये क्या कह रहा है? तो आपने क्या करा? आवेदन लगाया सूचना प्राप्त करने के लिए, और वो सूचना कैसी थी? प्रकटन से सुरक्षित थी। अगर वो सूचना कई भागों में बनी और उसका कोई ऐसा भाग है जिसको जो छूट प्राप्त सूचना है उससे अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, तो उस सूचना को आपको क्या करा दिया जाएगा? उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, ये 3 पन्नों में बना हुआ है, एक ही है लेकिन 3 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, ये मान लीजिए ABC 3 पन्नों का डॉक्यूमेंट, और इसका जो दूसरा पन्ना है ये प्रकटन से छूट प्राप्त है, यानी ये प्रकट नहीं किया जा सकता, गोपनीय है, इसको छूट प्राप्त है मान लीजिए। या मान लीजिए जो 2 पन्ने जो है प्रकटन से छूट प्राप्त है, जैसा भी मानना हो, तो ये दोनों पन्ने मान लीजिए प्रकटन से छूट प्राप्त है, लेकिन इसका ये जो वाला भाग है ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ये क्या कह रहा है? ये वाला हिस्सा इसको क्या करा दीजिएगा? अगर पृथक हो सकता है इनसे तो। अगर पृथक नहीं हो सकता तो उपलब्धि नहीं कराई जाएगी, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा हिस्सा है कि इसको इससे अलग किया जा सकता है, इसका पार्ट है भले ही सी लेकिन इसको इससे अलग किया जा सकता है, तो फिर ये सूचना आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और का ये छोड़ दी जाएगी क्योंकि ये छूट प्राप्त है, ये गोपनीय सूचना है जो आपको नहीं दी जा सकती। लेकिन ये वाली सूचना चूंकि इससे अलग की जा सकती है, हटाई जा सकती है, अलग की जा सकती है, तो ये वाली सूचना आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये कह रहा है प्रकटन से छूट, मतलब अगर किसी सूचना, कोई गुप्त सूचना जो आप मांगते हैं और अगर प्रकटन से छूट प्राप्त है वो सूचना, और उसका कोई हिस्सा अलग किया जा सकता है अगर प्रकटन से, तो वो सूचना आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। जितना हिस्सा उसका अलग किया जा सकता है वो सूचना आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ये कहता है इसका पहला क्लॉज। अब देखिए, अब पहला क्लॉज कह रहा है, फिर दूसरा क्लॉज में आएगा कि जो व्यक्ति सूचना मांग रहा है उसको क्या क्या बताया जाएगा, जानकारी, वो सारी चीजें आएंगी। दूसरा देखिए क्या कहता है सब क्लॉज। कहता है जहां उपधारा 1 के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना दे, देते हुए आवेदक को एक सूचना देगा। अब ये कह रहा है कि जो उपधारा एक के अधीन आपको जो सूचना दी गई थी, तो जैसी भी स्थिति हो, केंद्रीय सूचना आयोग जो क्या कह रहे थे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, है ना, जो भी यथास्थिति हो, या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ओब्लिक कर दीजिए राज्य लोक सूचना अधिकारी। अधिकारी क्या करेगा? आपको जानकारी देगा। क्या क्या करेगा? आपको सूचना देगा। किसके बारे में सूचना देगा? जो आपको सूचना दी गई ना उसके बारे में देगा कि कैसे उपलब्ध कराइए क्या। पहला देखिए ये क्या कहता है इसका, अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकट में छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात उपलब्ध कराया गया। तो बताया जाएगा कि ये 2 डॉक्यूमेंट जो थे आपके, ये तो चूंकि गोपनीय थे इसलिए आपको उपलब्ध नहीं कराया गया, चूंकि ये इससे अलग किया जा सकता था, जो आपने सूचना मांगी थी वो छूट प्राप्त थी प्रकटन से,
यानी गोपनीय, गोपनीय याद रख लीजिए, जो सूचना आपने मांगी थी वो गोपनीय किस्म की सूचना थी तो आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, लेकिन उसका पार्ट सी जो है गोपनीय नहीं है, वो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, ये आपको बताएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या कहेगा, विनिश्चय के लिए कारण जिसके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे निर्देश देते हुए कोई भी निष्कर्ष। अपने विनिश्चय के कारण, जो भी उसने डिसीजन लिया है उसके विनिश्चय के कारण बताएगा कि क्यों उसने ऐसा डिसीजन लिया और क्यों वो सूचना गोपनीय है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देगा। जो तथ्य के प्रश्न वगैरह है उनका निराकरण करते हुए जो भी उसने फैसला लिया है उसके बारे में क्या करेगा, आपको जानकारी देगा। मतलब जो उसने डिसीजन लिया, कैसे लिया, किस आधार पर लिया, वो सारे आधार आपको बताएगा कि भाई इस वजह से आपको ये सूचना नहीं दी जा सकती है ना, तो वो सारे आधार इसमें लिख के आपको जानकारी देगा। क्यों, आप भी तो जानना चाहोगे कि भैया हमने सूचना मांगी थी, हमको क्यों नहीं दी जा रही है, आपको तो नहीं पता ना कि गोपनीय है कि नहीं है। अब वो जो भी जैसी स्थिति है उसके हिसाब से आपको जानकारी देगा कि क्यों, किस वजह से, किस कारण से आपको वो सूचना नहीं दी जा सकती, और उसका कौन सा भाग दिया जा रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देगा। अगला कहता है विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम। स्वाभाविक सी बात है, जो भी निराकरण करता है, विनिश्चय करता है, निराकरण, कि किस अधिकारी ने उसका निराकरण किया, जो मामला आपने, जो जानकारी आपने मांगी थी उसका निराकरण किसने किया हो, वो आधार क्यों आपको सूचना दे रहा है, तो उसका पदनाम सील वगैरह लगा के वो रिपोर्ट आपको सौंपी जाएगी, ठीक है। अगला कहता है उसके द्वारा संगणित फीसों के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा। अगर कोई फीस वगैरह है, सीधी सी बात है, फीस तो देना पड़ेगी, तो जो भी फीस वगैरह है, कितनी फीस है, क्या है, उसके ब्यौरे वगैरह भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे कि इतनी फीस और है भाई साहब, आप जो और जमा कर दीजिए, है ना, जो सारी फीस है, कितनी की खर्चा है, जो भी है, तो वो उसके बारे में बताया जाएगा। अगला कहता है सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्वलोकन के बारे में उसके अधिकार प्रभावित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्रारूप प्रारूप जिसके अंतर्गत यथास्थिति धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी की विशिष्टियां समय 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 सीमा प्रक्रिया और अन्य प्रारूप भी हैं। ये क्या कह रहा है, अगला लास्ट वाला इसका, जो सूचना प्रकट नहीं किए गए उनके आधार वगैरह और जो भी प्रारूप वगैरह होते हैं मामले से संबंधित, वो सारे प्रारूपों की जानकारी वगैरह, वो सारी चीजें क्या कराएगा, आपको उपलब्ध कराएगा। मतलब उसके बारे में जानकारी देगा कि क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई, है ना, और उनके क्या क्या प्रारूप होते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या करेगा, आपको उपलब्ध कराएगा। तो इसमें इतना ही था, है ना, पृथक्करणीयता का बस आपको इतना याद रखना है कि जो सूचना गोपनीय नहीं है और अगर उसको पृथक किया जा सकता है, जो जानकारी आपने मांगी है, अगर उस जानकारी से उस सूचना को पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, तो वो जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर नहीं किया जाता तो फिर नहीं कराई जाएगी। अगर वो ऐसी सूचना है जिसको पृथक किया जा सकता है और आपको उपलब्ध कराई जा सकती है, तो वो सूचना क्या की जाएगी, आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और साथ में वो ब्यौरे भी दिए जाएंगे जिस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला है, सारे खर्चे वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अब देखिए अगला सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 11, ये पर व्यक्ति, थर्ड पार्टी। यहाँ लिख लीजिए, ये भी सूचना, ये सूचना नहीं लिखा, पर व्यक्ति की सूचना, आपने कोई ऐसा आवेदन लगाया है जो थर्ड पार्टी से संबंधित है, पर व्यक्ति की सूचना आप प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा कोई आवेदन, उसके बारे में क्या प्रक्रिया होगी, जो धारा 11 में बताया गया। थर्ड पार्टी अपन ने पहले ही पढ़ा था, जो गैर नागरिक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा दिमाग पढ़ना नहीं है, इसलिए पढ़ने में गैर नागरिक मतलब जो नागरिकों से भिन्न व्यक्ति हैं वो आते हैं, है ना, नागरिक या गैर नागरिक कह लीजिए या नागरिकों से भिन्न कह लीजिए, भिन्न व्यक्ति आते हैं और प्राधिकारी भी आते हैं। कौन से, लोक प्राधिकारी जो होते हैं वो भी आते हैं थर्ड पर्सन की श्रेणी में, ठीक है, तो इतना याद रखें। तो नागरिकों से भिन्न व्यक्ति, नागरिक यानी आपसे भिन्न, आप सूचना मांग रहे, नागरिक हैं आप, उस सूचना इस अधिनियम के तहत कौन मांग सकता है, जो नागरिक है। तो नागरिकों से भिन्न कोई व्यक्ति है या लोक प्राधिकारी, ये थर्ड पर्सन की परिभाषा में आते हैं। अब ये कह रहा है कि इनके संबंध में आपने कोई जानकारी मांगी है तो क्या प्रक्रिया होगी, थर्ड पर्सन के संबंध में आप कोई जानकारी मांग रहे हैं
कि जो थर्ड पर्सन है इनके बारे में आप क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी मांग रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं ना, जो इनसे जुड़ी हुई जानकारी है वो आप चाहते हैं, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये धारा 11 बताती है। देखिए इसमें दो तीन डेटें आई हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी। पहला कहता है इसका सब क्लॉज 1, जहां यथास्थिति केंद्र सरकार के सॉरी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, यथास्थिति का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदाय किया गया है, उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो आपने मान लीजिए जानकारी मांगी थी वो थर्ड पर्सन से संबंधित है, यथास्थिति जैसा भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हो या राज्य लोक सूचना जहां भी आपने लगाया हो। यथास्थिति जैसी भी स्थिति हो, है ना, केंद्र के मामले केंद्र, राज्य के तो वो जैसी भी स्थिति हो, आपने कोई सूचना मांगी जो थर्ड पर्सन से संबंधित है और ये थर्ड पर्सन उसको क्या मानता है, गोपनीय मानता है। वो मानता है कि भाई साहब एक सूचना जो है कैसी है, गोपनीय है, इसकी नजर में गोपनीय है, जो मानता है ये सूचना जो है गोपनीय है, इसको प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। अब लेकिन आपने आवेदन लगाया इनके खिलाफ जो सूचना थी वो चाहते हैं आप, और ये मानती है जो दो पार्टी हैं ये क्या मानती है कि साहब ये सूचना कैसी है, गोपनीय है, और ये केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथास्थिति जैसी भी स्थिति हो, अगर उसके पास आवेदन आता है और उसको लगता है कि ये सूचना प्रकट की जानी चाहिए तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 5 दिन के भीतर, 5 दिन ये याद रखना है, 5 दिन के बाद भीतर क्या करेगा, इन लोगों को जो थर्ड पार्टी इन लोगों को क्या देगा, सूचना देगा कि वो सूचना को प्रकट करना चाहता है और आप आके कारण बताएं क्यों ना ये सूचना प्रकट की जाए, है ना। तो इनसे लिखित या मौखिक रूप में जैसा भी आप कहना चाहें, लिखित या मौखिक रूप में दोनों, या तो लिखित रूप में अपना जवाब दें या मौखिक रूप से दें, दोनों तरीके से आके आप जवाब दें, क्योंकि हमारा तो मूड बन गया कि हम सूचना देने वाले हैं, आप बताएं कि क्यों ना दी जाए। तो कारण ये लोग 5 दिन के भीतर इनको टाइम दिया जाएगा, ये 5 दिन के भीतर आके क्या करेंगे, जो केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी जैसी भी स्थिति हो उनको अपने कारण बताएंगे कि ये सूचना श्रीमान लोग क्या है, गोपनीय है, इस सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है। तो जो भी उपयुक्त कारण होंगे ये लोग आके बताएंगे, कितने दिन का टाइम दिया जाएगा इन्हें, 5 दिन का अपना कारण बताने के लिए, है ना। और अब फिर इसके बाद ये कहता है कि जब ये अपना कारण बताते हैं तो ये लोग जो भी डिसीजन लेंगे उसके कारणों को ध्यान में रख के लेंगे। अब ये इनने तो अपने कारण बता दी, अंतिम फैसला तो यही लोग लेंगे। तो ये लोग जब फैसला लेंगे अंतिम रूप से कि सूचना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो इनने जो कारण बताए हैं, जो कारण इनने लिखबद्ध किए हैं उसको क्या रखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। अगर इन्हें लगता है कि नहीं वाकई में सही कारण बता रहे हैं और सूचना वाकई में क्या है, गोपनीय है और इससे अहित होगा इनका, है ना, अगर उनको ठीक लगता है तो नहीं देंगे, अगर लगता है कि नहीं ये तो कारण ठीक नहीं है, सूचना लोक हित के लिए जरूरी है, गोपनीय रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करा जाएगा, तो फिर ये सूचना उपलब्ध करा देंगे, यथास्थिति जैसी भी स्थिति हो, जैसा भी ये फैसला लेंगे वो तो कारणों को देख के लिए जाएगा फैसला, तो जैसा कारण वो देखेंगे उस हिसाब से क्या करेंगे, ये उनको सूचना उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें जो डेट आई है 5 दिन की, ये इंपॉर्टेंट है, 5 दिन की कितनी, इनको कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा अपना कारण अभिलिखित करने के लिए, मौखिक जो या लेखबद्ध हो या मौखिक किसी भी तरीके से, तो ये 5 दिन का क्या दिया जाएगा, इन्हें समय दिया जाएगा। देखिए अब अगला क्या कहता है, परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्य गुप्त बातों की दशा के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन से लोक हित ऐसे पर व्यक्ति के हितों की
किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन ज्ञात किया जाएगा। ये कह रहा है कैसी चीजों को छोड़ दिया जाएगा, वाणिज्य जो व्यापार संबंधी चीजें होती है ना, वाणिज्यिक मतलब व्यापार, इनको छोड़ के, जो व्यापार संबंधी एग्रीमेंट करार वगैरह होते हैं उनको छोड़कर अन्य कोई बात है अगर उसमें लोकहित महत्वपूर्ण है, कौन सा हित, लोकहित, ठीक है, लोकहित महत्वपूर्ण है, अगर कौन सा हित महत्वपूर्ण है, लोकहित, मतलब गुप्त बात से ज्यादा, सबसे ज्यादा हित है कि लोकहित जुड़ा हुआ है और उनको लगता है लोकहित, तो फिर इसको क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, यानी वो सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन व्यापारिक चीज, व्यापार और वाणिज्यिक जो समुदाय होती है उनको छोड़ के बाकी अगर और कोई बात है और उसमें लोकहित प्रभावी है तो लोकहित को क्या दिया जाएगा, मान्यता दी जाएगी। लोकहित में अगर लगता है, जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी जैसे भी उनको लगता है कि लोकहित सबसे जरूरी है, तो वो क्या करेंगे, वो सूचना को सार्वजनिक कर देंगे, गोपनीय जो सूचना थी उसको भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये कहता है इसका पहला। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है जहां उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से, ये अवधि याद रखना है, 10 दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। ये और आ गया कि 10 दिन के भीतर क्या करना है इनको, पहले तो 5 दिन की इनको सूचना दी गई, 5 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर सूचना दी, 5 दिन के भीतर, और अब 10 दिन का टाइम काय के लिए दे रहे हैं इनको, कारण अभिलिखित करने के लिए, जो कारण वगैरह थे वो बताने के लिए इनको कितना समय और दिया जाएगा, 10 दिन का, 5 दिन के भीतर सूचना हो गई और 10 दिन का टाइम किसको दिया गया, अब जो पर व्यक्ति है, ये पर व्यक्ति है, इनको कितना दिन का टाइम दिया जाएगा, 10 दिन का, किसके लिए, कारण बताने के लिए। तो इनको जो समय अवधि होगी कितने दिन की होगी, कारण बताने के लिए 10 दिन की, अभ्यावेदन मतलब इसके विरुद्ध जो अभ्यावेदन है उस करने का, तो कारण जो अभ्यावेदन मतलब आवेदन जो करने का, जो आपसे सूचना मांगी जा रही थर्ड पर्सन से, और थर्ड पर्सन मांगता है कि गोपनीय, तो 5 दिन के भीतर इनको सूचना कर दी जाएगी और 10 दिन का इनको टाइम दिया जाएगा कि अपने जो भी कारण वगैरह है वो आके बताएं। तो 10 दिन की अवधि कितनी होगी कारण के लिए, तो ये दोनों अवधि इंपॉर्टेंट है, 5 समय एक तरीके से सूचना है 5 दिन के भीतर, और 10 दिन क्या है कारण, तो 10 दिन में ये कारण बताएंगे, ये समय अवधि एक हिसाब आप क्या कारण है क्या वजह है, वो 10 अभ्यावेदन जो भी करेंगे आप, आवेदन वगैरह जो भी करेंगे उसके लिए अवधि कितनी, कौन, थर्ड पर्सन, इनके लिए अवधि कितनी है, 10 दिन, तो ये याद रखनी दोनों अवधि। अब देखिए थर्ड क्लॉज क्या कहता है, सब क्लॉज, धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर पर व्यक्ति को उपधारा 2 के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं, उसके विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा। ये कह रहा है कि अब इनको 10 दिन का जो समय था वो दे दिया, उसके बाद 40 दिन का समय काय के लिए, जो सूचना के लिए जो समय, जो पर व्यक्ति से संबंधित सूचना है, इसमें कितनी अवधि है, 40 दिन की। तो जो 40 दिन की अवधि है उसमें ये क्या करेगा, निश्चित करेगा ये अधिकारी कि वो सूचना देने लायक है या नहीं। जो आपने पहले आपको सूचना दी, फिर आपने कारण बताए, कारण बताने के लिए जैसे कि सूचना में अवधि नॉर्मली 30 दिन होती है, लेकिन अगर ये कोई ऐसी सूचना जो थर्ड पर्सन से है तो इसमें 40 दिन की अवधि है सूचना देने के लिए। तो इस 40 दिन की अवधि के भीतर जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है, राज्य लोक सूचना अधिकारी, वो अपना विनिश्चय करेंगे कि ये सूचना जो दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, वो देने लायक है, जो आपको अपनी सूचना आपने मांगी है या थर्ड पर्सन से संबंधित जो सूचना आपने मांगी है वो देने लायक है या नहीं, तो ये इसका निराकरण 40 दिन के भीतर करेंगे। साथ में जो भी निराकरण करेंगे उसकी सूचना किसको देंगे, उसकी सूचना ये पर व्यक्ति को देंगे। जो भी डिसीजन जो लोग लेंगे उसकी सूचना किसको देंगे, पर व्यक्ति को भी देंगे। जो मांग रहा है उसको तो दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन उसकी जानकारी थर्ड पर्सन को भी दी जाएगी अगर सूचना दी जा रही है तो। लास्ट इसका सब क्लॉज क्या कहता है, 4, उपधारा 3 के अधीन
दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, अपील के राइट जो है उसके, कौन के, इसके थर्ड पर्सन के। स्वाभाविक सी बात, पीड़ित जो होता है अपील वो करता है। अपील कौन करता है? जो पीड़ित होता है, जिसके विरोध में निर्णय होता है। तो इसको ये राइट भी बताए जाएंगे कि आपके अपील के क्या अधिकार हैं, आप कहाँ अपील कर सकते हैं। ये थर्ड पर्सन जो है, पीड़ित है, उसको लगता है तो ये क्या कर सकते हैं, ये उसको दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई साहब आपकी अपील का ये अधिकार है, आप इतने दिन के भीतर और फलानी फलानी जगह जो भी है जहाँ अपील होती है वहां क्या कर सकते हैं, आप अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं, यानी विरोध प्रकट कर सकते हैं। अपील मतलब क्या? विरोध। क्या आप अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि डिसीजन हम लोगों ने नहीं लिया है तो आप इसकी अपील भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। तो इसमें 3 डेटें आ गई। एक तो आ गई 5 दिन सूचना, 10 दिन का समय दिया जाएगा और 40 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। तो 5, 10, 40 ये 3 डेटें आपको याद रखनी। धारा 11 में, धारा 11 में कितनी डेटें याद रखनी? 5, 10 और 40। ये 3 डेटें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए अध्याय 3 है केंद्रीय सूचना आयोग। अब इसको थोड़े अलग तरीके से पढ़ेंगे अपन। अध्याय 3 पढ़ेंगे तो धारा 12 लिखेंगे। सेक्शन क्या लिखेंगे? यहाँ एक तरफ लिख लेंगे धारा 12। मैंने बताया था ना +3 यहाँ कर लो, एक साथ पढ़ेंगे इनको। धारा और 12 के बाद +3 होंगे तो कितने होंगे? 12, 13, 14, 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेक्शन 15। ठीक है, ये केंद्र के बारे में है और ये राज्य के बारे में। यहाँ राज्य लिख लो बस, ठीक है, या डायरेक्ट में भी लिख लो तो बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। 13, 12 और 15 एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, एक से ही है सेक्शन। देखिए 12 कहता है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। किसका गठन है? केंद्रीय सूचना आयोग। यहाँ क्या, किसका गठन है? राज्य सूचना आयोग। तो जो दोनों धाराएं हो गई, ठीक है, 12 और 15। 12 काय का गठन करती है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। 15 किसका गठन करती है? राज्य सूचना आयोग का गठन। अब आप कहोगे एक साथ बिल्कुल पढ़ना है और सिंपल एक से ही है सारी चीजें। अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट में भी ऊपर लिख सकते हो, सेक्शन 15 वहीं लिख लो, राज्य लिख लो, 12 के ऊपर 15 बना दो, S15 करके लिख दो राज्य, बस। तो आपका 15 भी वही हो जाएगा, है ना। तो दोनों में सेम बात है। अब देखिए सब+1 दोनों में सेम है। वन पहला क्या कहता है, देखिए पहला कहता है केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं। तो धारा 12 क्या कहती? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, यहाँ केंद्र लिख लेते हैं बस, बहुत है। केंद्र, केंद्र सरकार क्या करेगी? एक निकाय का गठन करेगी। क्या करेगी? राज्य, ये तो आप जानते हैं कि राज्यपत्र में निकाली जाएगी अधिसूचना, है ना। राज्यपत्र में अधिसूचना निकालने के बाद केंद्र सरकार एक निकाय का गठन करेगी, कि निकाय बनाएगी जो किस नाम से जाना जाएगा? केंद्रीय केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना दे केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय। तो इस नाम से, केंद्रीय, इस नाम से क्या करेगी? संगठन आयोग का गठन करेगी। तो केंद्र सरकार क्या करेगी? राजपत्र में एक नोटिफिकेशन निकालेगी, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या करेगी? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। अब वही बात इधर आ जाएगी, एक में से यहाँ क्या करेगी? यहाँ यहाँ नोटिफिकेशन कौन निकाला था? केंद्र सरकार। यहाँ नोटिफिकेशन कौन निकालेगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी, काय पर? राजपत्र में ही निकालेगी। तो सेम बात वो आएगी, बस केंद्र की जगह शब्द आ जाएगा राज्य। तो वहां जो वहां क्या करेगा, वहां राज्य सरकार, राज्य सरकार क्या करेगी? राज्यपत्र में एक नोटिफिकेशन निकालेगी, एक सूचना निकालेगी और उस सूचना के आधार पर एक राज्य सूचना आयोग का क्या करेगी? गठन करेगी। राज्य सरकार किसका गठन करेगी? राज्य सूचना आयोग का। केंद्र सरकार किसका गठन करेगी? केंद्रीय सूचना। यहाँ भी सब क्लॉज बनी है, दोनों में बने है ना, इसीलिए अलग है। तो केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी सब क्लॉज 1 में, 15 सब क्लॉज 1 में राज्य सरकार क्या करेगी?
राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी। अब दूसरा देखिए, दूसरा भी सेम है। केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। ये कौन कौन से मिलकर बनेगा, ये धारा 2 कहती है किन किन से मिलकर बनेगा। मुख्य सूचना आयुक्त, पहला इसमें कौन होगा, मुख्य सूचना आयुक्त, एक होगा मुख्य सूचना आयुक्त, पहला ये होगा। दूसरा कौन होगा, 10 से अनधिक सदस्य होंगे इसमें, 10 से अनधिक उतने केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त 10 से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त, तो 10 लिख देते हैं ना केंद्रीय सूचना आयुक्त। देखिए तो इन लोगों से मिलकर बनेगा। किन किन से मिलकर बनेगा ये केंद्रीय सूचना आयोग, इसमें एक तो मुख्य होगा, चीफ होगा, मुख्य सूचना आयुक्त होगा, और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। कौन से, केंद्रीय। अब ये देखिए राज्य किससे बनेगा, ये भी सेम है। राज्य में भी कौन होगा, एक मुख्य राज्य, राज्य आ जाएगा बस, राज्य सूचना आयुक्त। एक जो बनेगा मुख्य राज्य सूचना आयुक्त से मिलकर बनेगा। दूसरा इसमें क्या है, 10, इधर 10 लिख देते हैं, राज्य सूचना आयुक्त। ठीक है, सेम है, बस शब्द कहाँ क्या आ गया, राज्य आ गया। तो इनका गठन, केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन है कितने लोगों से, पहला तो यानी 11 लोग हो गए। पहला तो है एक मुख्य सूचना आयुक्त जो उसका मुख्य होगा, और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, केंद्रीय सूचना आयुक्त, उनसे मिलकर के बनेगा। और राज्य सूचना आयुक्त किनसे मिलकर बनेगा, एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अन्य राज्य सूचना आयुक्त होंगे। आप चाहें तो देख लीजिए 15 बार जो है सेम है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक उतनी संख्या में सूचना आयुक्त, तो राज्य सूचना आयुक्त होंगे, उनसे मिलकर के बनेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्लॉज देख लीजिए, इसका 7 क्लॉज है इसमें, तीसरा देख लीजिए, सेम चल रहा है ना। तीसरा देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। तो पहले तो अपन एक ही शब्द देख लें, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। एक समिति की सिफारिश पर करेगा, समिति में कौन कौन होगा वो नीचे लिखा है। तो राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करेगा, समिति की सिफारिश। तो समिति को अपन ने लिख लिया, सिफारिश पर कौन करेगा नियुक्ति, राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ये जो है इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यहाँ कौन करेगा, राज्यपाल। ये भी समिति बनेगी यहाँ भी, उसकी सिफारिश पर, है ना, समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो यहाँ भी सिफारिश लिख लीजिए, समिति सिफारिश करेगी, अपना राय देगी, उसके आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन पहला क्लॉज देख लेते हैं, सब क्लॉज 1 का। प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, तो अध्यक्ष जो समिति होगी, सब इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो केंद्रीय लोक सूचना आयोग की जो गठन करा जाता है, जो परामर्श समिति होती, परामर्श समिति कह लीजिए, जो परामर्श समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, उस परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये याद रखिए, इसका अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब यहाँ राज्य की बात कर लेते हैं, राज्य का कौन होता है, मुख्यमंत्री। राज्य का अध्यक्ष एक ही जगह है, इसी को अध्यक्ष, इधर दोबारा नहीं लिखा। तो अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष जो होता है, केंद्रीय जो परामर्श समिति होती है, सलाह जो नियुक्ति के संबंधी परामर्श समिति होती है, उसका अध्यक्ष केंद्र के मामले में कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और राज्य की अगर बात करें तो वहां कौन होता है, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। नियुक्ति केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति करता है, राज्य की बात करें तो राज्यपाल करता है। ठीक है, और दूसरा देखिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये क्या कह रहा है, दूसरा कौन सदस्य होता है, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता मतलब जो सत्ता में नहीं है, उस पार्टी में से विपक्ष का नेता चुना जाता है, तो वो विपक्ष का जो नेता होता है वो यहाँ कौन होगा,
यहाँ राज्य, इसमें विपक्ष का नेता कहाँ का, संसद का, वो क्या कहते हैं, लोकसभा का, लोकसभा कहेंगे, संसद नहीं, लोकसभा, लोकसभा का, ये याद रखना। तो लोकसभा का विपक्ष का नेता, ये भूल गए थे, तो लोकसभा का क्या होगा इधर, विपक्ष का नेता होगा। यहाँ कौन क्या हुआ, विधान, यहाँ विधानसभा होती है ना राज्य में, विधानसभा का विपक्ष का नेता, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्लॉज, इसमें लोकसभा का विपक्ष का नेता, केंद्र की बात करेंगे हम तो 12 की बात करेंगे, और अगर 15 की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं जो समिति है, तो उसमें विधानसभा के विपक्ष का नेता होगा, मेंबर होंगे जिसके सदस्य होंगे। तीसरा कौन होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ये, और ये वाला भी पूछे जाते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री, यानी प्रधानमंत्री, पीएम लिख लीजिए यहाँ, पीएम द्वारा नाम निर्दिष्ट एक मंत्री, काय का मंत्री, मंत्रिमंडल में से एक मंत्री, कितना मंत्री, एक मंत्री होगा। और यहाँ कौन होगा, यहाँ होगा सीएम, यहाँ पीएम था, यहाँ सीएम, यहाँ भी एक ही होगा मंत्री, मंत्रिमंडल का एक मंत्री, जो राज्य का मंत्री होगा, मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होती है उसका एक मंत्री होगा, वो भी सदस्य होगा इसमें। संघ, और यहाँ राज्य आ जाएगा, यहाँ केंद्रीय मंत्री हो जाएगा, यहाँ राज्य मंत्री, मतलब राज्य मंत्री मतलब राज्य का मंत्री, ऐसा नहीं कि राज्य मंत्री, कैबिनेट का ही होगा वो, है ना। तो जो मंत्रिमंडल का मंत्री होगा वो एक मंत्री, उसको कौन, सीएम देखे चुनेगा, यहाँ से पीएम, यहाँ सीएम, ये दोनों में अंतर है। अब स्पष्टीकरण देता है कि शंकाओं को दूर करने के लिए ये कहा जाता है कि भैया, जहां अगर कुछ बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती कि मान लो विपक्ष का नेता बनने के लिए भी एक निश्चित बहुमत होना आवश्यक है, अगर उस निश्चित बहुमत से कम आता है तो विपक्ष का नेता नहीं बन पाता, तो ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो फिर क्या करें। तो ये स्पष्टीकरण ये कहता है कि ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा दल होगा, बड़ा दल होता है ना, जो सबसे बड़ा दल होगा उसका जो नेता है उसको चुना जाएगा, इधर क्या कहते हैं, विपक्ष के नेता की जगह फिर उसको चुना जाएगा, बड़े दल के नेता को चुना जाएगा। अगर मान लीजिए विपक्ष जो पार्टी थी वो इतना बहुमत नहीं ला पाई कि उसका विपक्ष का नेता चुना जा सके, अब इतना बहुमत नहीं ला पाई तो फिर क्या करेंगे, क्या फिर चुनेंगे नहीं, चुनना तो पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं तो जो सबसे बड़ा दल होगा उसका नेता को विपक्ष के नेता के रूप में क्या किया जाएगा, चुन लिया जाएगा। ये शंका को दूर करने के लिए इन्होंने स्पष्टीकरण जोड़ दिया है। अब देखिए चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी, और वे ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्यों और बातें कर सकेगा जिसकी केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य अधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या की जा सकती है। और ये कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण और निर्देशन किसके अधीन रहेगा, मुख्य सूचना आयुक्त के अधीन रहेगा। और यहाँ राज्य के मामले में किसके अधीन रहेगा, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त के अधीन रहेगा। सारा अधीक्षण वगैरह कार्यों का किसके अधीन रहेगा, अगर राज्य की बात करें तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के अधीक्षण के अधीन रहेगा। और वो क्या कह रहा है, वो इस अधिनियम के अधीन जो भी सारी समस्त शक्तियां दी गई उन समस्त शक्तियों का प्रयोग बगैर किसी हस्तक्षेप के कर सकता है, दोनों की दोनों। केंद्र की बात है तो मुख्य सूचना आयुक्त, और राज्य की बात है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो भी शक्तियां जो इस अधिनियम के अधीन दी गई हैं बगैर किसी दबाव के उन शक्तियों का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। ये तीसरा क्लॉज, इसका चौथा क्लॉज कहता है। ठीक है, दोनों सेम है। यहाँ कौन करेगा, मुख्य सूचना आयुक्त, वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त करेगा समस्त कार्यों का, और स्वतंत्र रूप से ये काम करेंगे बगैर किसी दबाव के, जो शक्तियां इसको इस अधिनियम के अधीन दी गई हैं, मतलब किसी के नियंत्रण में नहीं रह के कार्य करेंगे, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। अगर नियंत्रण में रह के काम करेंगे तो फिर अधिनियम का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो ये स्वतंत्र रूप से रह के काम करेंगे, जैसी भी स्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपना अपनी जगह पे अपनी अपनी स्थिति में स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। पांचवा कहता है देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज सेवा प्रबंधन पत्रकारिता जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। ये दोनों के लिए सेम है, इसमें राज्य स्टेट की दिक्कत नहीं है,
ये जो 5वां क्लॉज कहता है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है या सूचना आयुक्त है, या यहाँ कह लीजिए जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है या सूचना आयुक्त है, कैसे व्यक्तियों को बनाया जाएगा जो विज्ञान के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में, मतलब टेक्निक्स के बारे में, समाज सेवा के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, जनसंपर्क के बारे में इन काफी अच्छा ज्ञान रखते हो। तो किस चीज के बारे में ज्ञान रखते हो? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लेंगे तो समाज सेवा, पत्रकारिता आदि लिख दीजिए। तो ये सारी उसकी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में उसको विशेष ज्ञान होगा। तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति होंगे, मतलब कैसे व्यक्ति होंगे? जो लोग इन सारी चीजों के बारे में, इनसे और भी चीजें उसमें, तो इन सारी चीजों के बारे में ज्ञान रखते हो, अनुभव रखते हो, तो ऐसे व्यक्ति होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त है या सूचना राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है या सूचना आयुक्त है, तो ऐसे व्यक्ति होंगे जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, पत्रकारिता, मतलब समाज से जुड़े हुए हो, इसके अलावा टेक्निक्स के बारे में, विज्ञान के बारे में भी अनुभव रखते हो। इस तरीके के व्यक्ति अगर होंगे तो वो उसका अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को चुना जाएगा। अब छठवां देखिए ये क्या कहता है, मुख्य सूचना आयुक्त, ये दोनों में एक ही है, मतलब आप कहेंगे वहां वहां राज्य का शब्द आ रहा है या केंद्र, बस और कुछ नहीं आ रहा। वहां मुख्य सूचना आयुक्त तो वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बाकी ये सारी चीज सेम सेम एक ही है। वहां भी 5वां क्लॉज है, यहाँ भी 5वां क्लॉज है, 15 में भी 5वां है, यहाँ भी 5वां, वहां भी जब 6वां वहां भी 6वां है ना, कोई अंतर नहीं। छठवां कहता है मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त यथा स्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा, या किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखेगा, अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या वृत्ति नहीं करेगा। ये एक शर्त लगा दी गई कि जो भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त होते हैं वो कोई भी क्या करते हैं, जो संसद के सदस्य नहीं होंगे, यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए, सांसद वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई व्यापार वगैरह में लगा हो तो वो भी नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति वगैरह संघ में करता हो तो वो भी नहीं होना चाहिए। यही शर्तें यहाँ है। ये क्या कह रहा है यहाँ पे संसद की बात कह रहा है, यहाँ विधानमंडल या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए ना, कोई कारोबार वगैरह में लगा हो वो नहीं होना चाहिए, है ना, कोई वृत्तिक उसमें लगा हुआ होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद धारण करता है वो सारी चीजें इसमें नहीं होना। तो ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जो जो संसद का सदस्य ना हो या विधानमंडल का सदस्य ना हो, कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, कोई अन्य व्यक्तिक या व्यापारिक हित में ना लगा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कौन चुना जाएगा? केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष, केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में या राज्य लोक सूचना आयोग के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। किनको चुना जाएगा? जो इन सारी चीजों में ना लगे हो, तो इनको चुना जा, अगर मान ला लगा है तो वो सारी चीजें उसको छोड़नी पड़ेंगी, जब से नियुक्ति होती तब से वो सारी चीजें उसको छोड़नी पड़ेंगी। 7वां देखिए क्या कह रहा है, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकी। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग का उसका कार्यालय कहाँ होगा? दिल्ली, ये याद रखना है, दिल्ली, ये तो वैसे याद ही रहेगा। इसका कार्यालय कहाँ होगा? केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यालय दिल्ली होगा। और अगर ये लोग चाहते हैं तो ये केंद्र सरकार से परामर्श लेकर भारत के किसी अन्य कोने पर भी या अन्य जगहों पर भी अपने कार्यालय बना सकते हैं, लेकिन किसकी सहमति से? केंद्र सरकार की सहमति से। केंद्र सरकार की सहमति से ये चाहें तो भारत के किसी और कोने में भी क्या बना सकते हैं? अपने कार्यालय बना सकते हैं, हेड ऑफिस या अन्य सहायक ऑफिस चाहे बना सकते हैं, लेकिन इनका इनका जो कार्यालय है वो कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। अब राज्य की बात करें तो आप कहोगे कि सब स्टेट की राजधानी, स्टेट की राजधानी नहीं है, राज्य का कार्यालय कहाँ होगा? जहाँ राज्य सरकार उपयुक्त समझे। राज्य का हेड ऑफिस कहाँ होगा? जहाँ राज्य सरकार उपयुक्त समझे वहां होगा, ये शब्द आया। चूंकि अलग अलग स्टेट होती सब जगह, तो आप कहो कि हर की राजधानी, ऐसा नहीं है। जहाँ राज्य सरकार उपयुक्त समझे वहां इनका हेड ऑफिस होगा, राज्य में जहां भी राज्य सरकार समझे वहां उनका हेड ऑफिस होगा। और अगर ये जो है राज्य सूचना आयुक्त वगैरह है, ये चाहते हैं कि किसी प्रदेश की किसी अन्य स्थान में होना चाहिए, तो वो राज्य सरकार की परामर्श से उसको स्थापित कर सकते हैं। राज्य सरकार के परामर्श से अन्य जगह भी उसके कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। तो इनका कार्यालय राज्यपालों का कहाँ होगा? जहां राज्य सरकार उपयुक्त समझे।
तो ये नहीं लिखा है इसमें कि भोपाल होगा कि लखनऊ होगा, ऐसा नहीं है। इसमें ये लिखा है कि राज्य सरकार जहाँ उपयुक्त हो, भोपाल समझे भोपाल बना दे, इंदौर समझे इंदौर बना दे, दिल्ली जो भी प्रदेश में जहाँ भी चाहे सरकार वहाँ बना सकती है। तो यहाँ तो दिल्ली कंफर्म है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जहाँ राज्य सरकार उपयुक्त समझती है वहाँ क्या बना सकती है, इनका ऑफिस बना सकती है। तो ये आपके सेक्शन 12 और सेक्शन 15 दोनों हो गए है ना। दोनों को, अब 15 को नहीं पढ़ने की जरूरत, आपने ये पढ़ लिया तो ध्यान रखना, बस केंद्र की जगह राज्य लगा देना है, बस राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लगा देना है, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री लगा देना है, लोकसभा की जगह विधानसभा लगा देना है, बस। तो ये आपका पूरा के पूरा क्वेश्चन तैयार। 12 और 15 एक साथ, है ना, एक साथ ही पढ़ना, क्योंकि यही बात फिर दोबारा पढ़ोगे सेम वही बातें आएंगी, है ना। तो एक साथ इनको पढ़ लेना है आपको, है ना, दोनों में टाइम खराब नहीं होगा, बस सेक्शन याद रखना है। सेक्शन का तो एक ही फॉर्मूला बताया आपको, 3+ का फॉर्मूला है ना। 12 और 15, 13 और 16, ठीक है। अब 13 और 16 भी एक ही है, देखिए 13 और 13 में 3 जोड़ देंगे, 14, 15, 16, ये भी सेम है। तो 13 और 16, 15, 16, 17, नहीं 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक ये सेम है एक से, है ना, 17 में, और ये भी एक सेम है। तो 13 देखिए क्या कहता है, पदावधि और सेवा शर्तें, ये देख लीजिए कि कितने वर्ष के लिए, कितनी अवधि के लिए ये लोग पद धारण करेंगे, है ना। तो 13 है अवधि, पदावधि, अवधि लिख लेते हैं इसको, अवधि काय की अवधि, पदावधि, पद की अवधि, और सेवा शर्त, ये दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे दोनों में, 16, 13 में, ठीक है, दोनों में सेम। ये कह रहा है अवधि और सेवा शर्तें, क्या क्या अवधि होगी इनकी, कितनी अवधि के लिए पद धारण करेंगे। देखिए जिन लोगों का पुराना है 2019 के पहले का, उनमें 5 वर्ष अवधि आई होगी, वो थोड़ा आप ध्यान रखना या आपको ध्यान से सुन लेना, जिनके पास पुराना एक्ट हो वो लोग थोड़ा ध्यान से सुन लेना, कि इनकी पहला वाला ही क्लॉज ध्यान से सुन लेना कि कितनी अवधि है। देखिए पहला जो क्लॉज है वो क्या कहता है, ये कहता है मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए अपना पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो ये मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त, शॉर्ट में लिख दिया आपने। मुख्य सूचना आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद धारण करेगा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि, पहले था 5 वर्ष, अब लेकिन 2019 के बाद चेंज कर दिया गया है इसमें, कितनी अवधि के लिए, जितनी केंद्र सरकार उपयुक्त समझे उतनी अवधि के लिए क्या करेगा, तो अवधि इसमें हटा दी गई। पहले पुराने जो 2019 से पहले के जो एक्ट थे उसमें 5 वर्ष अवधि थी, 5 और 65, तो ये 5 वर्ष हटा दिए। तो यहाँ के कितनी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जितनी केंद्र सरकार उपयुक्त समझे, कितनी अवधि के लिए मुख्य सूचना आयुक्त तो पद धारण करेगा अपनी, जितनी केंद्र सरकार उपयुक्त समझे। तो पहले इसकी बात करें, तो जितनी केंद्र सरकार उपयुक्त समझे उतनी अवधि के लिए ये पद धारण करेगा। लेकिन किसी भी अवस्था में जो 65 वर्ष है वो तो यथा स्थिति है कि 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा, ये लिखा है ना। परंतु यह और की कोई मुख्य सूचना आयु 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उस रूप में पद धारण नहीं करेगा, तो 65 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा। ये भी शर्त लगी हुई है कि जो अवधि कितनी होगी, कितने साल के लिए, ये तो साल तो इसमें हटा दिए, जितने साल के लिए भी केंद्र सरकार नियुक्त करना चाहे उतने साल के लिए नियुक्त कर सकती है, कौन को, मुख्य सूचना आयुक्त। और ये पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, एक बार ये भी ध्यान रखना। एक बार यदि कोई मुख्य सूचना आयुक्त बन जाता है तो दोबारा उसको मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बनाया जाएगा, पुनर्नियुक्ति उसकी नहीं की जाएगी, ठीक है। दोबारा से उसकी नियुक्ति किसकी, ये मुख्य, ये शब्द लगा है ना मुख्य, इसको ध्यान रखना। तो मुख्य सूचना आयुक्त की दोबारा से नियुक्ति नहीं की जाएगी, एक ही बार नियुक्ति होगी इनकी। और कितने वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, जितने के लिए भी राज्य केंद्र सरकार उपयुक्त समझे। लेकिन शर्त यह है कि 65 वर्ष से अधिक के बाद अगर उम्र हो जाती है तो उसके बाद ये कोई पद धारण नहीं कर सकते। तो अधिकतम आयु कितनी है, 65 वर्ष, है ना। अब 16 में देखिए क्या है, इसका
अब आप कहेंगे कि राज्य आएगा, यहाँ राज्य नहीं आएगा, यहाँ भी केंद्र ही आएगा, यहाँ भी सेम बात आएगी। ये कह रहा है कि राज्य सूचना आयुक्त होता है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है जो, एक मिनट, कौन सा सेक्शन है, 16। तो यहाँ बस राज्य शब्द आएगा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, इसकी नियुक्ति की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे साहब यहाँ केंद्र की जगह राज्य, यहाँ राज्य नहीं आएगा, यहाँ नियुक्ति की बात में केंद्रीय आएगा, ठीक है, ये याद रखना, सेम बात आएगी यही वाली। तो यहाँ केंद्रीय आएगा कि कित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कितनी वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, तो इसमें जी नहीं आएगा कि राज्य सरकार जितना उपयुक्त, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार जितना उपयुक्त समझे उतनी अवधि के लिए क्या करेगा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त भी पद धारण करेगा। तो यहाँ ये थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं केंद्र और राज्य में। तो नियुक्ति के बारे में पूरे अधिकार किसको है, केंद्र को है, ये याद रखो। नियुक्ति की बात आएगी तो वहाँ केंद्रीय चलेगा, राज्य नहीं चलेगा। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, ये भी पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं हुआ, एक ही बार पद धारण करेगा, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये भी पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, एक बार बन जाता है तो दोबारा नहीं बन सकता। ये मुख्य सूचना आयुक्त दोबारा जिसको नहीं बनाया जाएगा, राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन छोड़िए बाद में, पहले तो केंद्र सरकार और ये कितने वर्ष के लिए अवधि धारण करेगा, जितने केंद्र सरकार उपयुक्त समझती उतनी अवधि के लिए ये भी पद धारण करेगा। इसके लिए भी यही शर्त है कि 65 वर्ष की आयु के बाद ये भी कोई पद धारण नहीं कर सकता। तो ये अधिकतम एज है कि इसके बाद तो ये बना ही नहीं जाएंगे। तो ये लोग कितनी अवधि तक पद धारण कर सकते हैं, अधिकतम एज है 65, न्यूनतम कुछ नहीं। और कितने साल के लिए, जितने भी उपयुक्त समझे सरकार ने, इसकी मर्जी है। और एज, दूसरा एज का रिस्ट्रिक्शन है इनका ये। तो ये तो अधिकतम एज हो गई, न्यूनतम एज इसमें है नहीं, तो अधिकतम एज 65 वर्ष हो गई। और कितने साल के लिए किए जाएंगे, जितनी केंद्र सरकार उपयुक्त समझे, केंद्र और राज्य दोनों के बारे में। और ये कहते हैं दोनों की दोनों पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, दोबारा उनकी उसी पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब एक चीज और आती है कि दोबारा नियुक्ति नहीं की जाएगी, आप कहोगे फिर हाँ इसकी नियुक्ति यहाँ तो हो जाएगी ना, अगर केंद्र में है तो यहाँ हो जाएगी, लेकिन इस पद पे नहीं होगी, इसकी कहीं नहीं होगी, ठीक है। इसको समझ में आई बात, ये राज्य मुख्य सूचना आयुक्त था, अगर केंद्र में चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं होगी, क्योंकि इससे बड़ा पद यहाँ होता नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ उसकी नियुक्ति नहीं होगी, है ना? उसी पद के लिए उससे नियुक्ति नहीं, और केंद्र में इससे बड़ा कोई पद होता नहीं, तो फिर इसकी तो नियुक्ति कहीं भी नहीं होगी, है ना। तो वो अपन अभी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरा देखिए क्या कहता है, प्रत्येक सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जिसमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करेगा और ऐसी सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ऐसी सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। और इसके बाद कौन सा पढ़ना था, 16। सेम एक ही बात है। देखिए दूसरा जो क्लॉज है, ये क्या कहता है, प्रत्येक सूचना आयुक्त, प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य में कौन हो जाएगा, राज्य सूचना आयुक्त। कौन सा क्लॉज था ये, दूसरा। राज्य की बात करें तो राज्य लग जाएगा, राज्य सूचना आयुक्त, बस इतना ही है, ठीक है। ये केंद्र और राज्य के अंतर है। तो सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जितना सरकार ने, हमने पता ना वही बात इसमें लिखी, उतनी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जितना केंद्र सरकार ने क्या किया, निश्चित किया गया है। केंद्र सरकार ने जितनी भी अवधि के लिए उन्हें चुना है, उतनी अवधि के लिए दोनों की दोनों पद धारण करेंगे, लेकिन किसी भी अवस्था में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बाद ये पद धारण नहीं करेंगे, ये कह रहा है दूसरा। तो 65 वर्ष के बाद ये पद धारण नहीं करेंगे और पुनर्नियुक्ति के भी पात्र नहीं होंगे, दोबारा नियुक्ति के भी पात्र नहीं होंगे। दोबारा नियुक्ति लिख लीजिए, दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यानी दोबारा इन्हें नहीं चुना जाएगा, इसी पद पे दोबारा इनको नहीं चुना जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, परंतु कहता है, परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट रीति में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होगा। ये क्या कह रहा था, जो सूचना, एक तो होता है मुख्य सूचना आयुक्त, एक होता है सूचना आयुक्त।
तो ये कह रहा है कि ये जो सूचना आयुक्त है, जो धारा 3 में अपन कह रहा है कि पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन जो सूचना आयुक्त है उसका वो काय के लिए नियुक्त होता है, सूचना आयुक्त पे तो नहीं होगा, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में उसकी नियुक्ति की जा सकती। ऐसे ही राज्य के मामले में होगा, जो सूचना आयुक्त है, राज्य सूचना आयुक्त है, यहाँ राज्य आ जाएगा सब, और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है। तो ये जो सूचना आयुक्त है ये पुनर्नियुक्ति का पात्र तो नहीं होगा, लेकिन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त से बनाया जा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, जो सूचना आयुक्त है मुख्य तो होगा ही नहीं, जो सूचना आयुक्त होता है जो उसके नीचे होता है उसको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाए, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त में बनाया जा सकता है। राज्य सूचना आयुक्त है उसको भी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त वगैरह ये तो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते ही नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि ये लोगों को पुनर्नियुक्ति के तो पात्र नहीं होंगे, लेकिन ऊपर प्रमोटिक समझ लीजिए, प्रमोशन तो हो ही सकता है ना, तो इनको वो बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात और है इसमें कि जब इस तरीके से इनको बनाया जाता है तो ये कितने वर्ष के लिए बनाए जाएंगे, तो ये कह रहा है कि कुल मिला के 5 वर्ष। दूसरी ये चीजें याद रखना, ये पहले थी, वैसे हटा देना चाहिए थी ये भी, जब वहां हटा दिया तो यहाँ भी हटा देते, लेकिन यहाँ नहीं हटाया है इन्होंने। यहाँ ये कह रहा है कि अगर मान ली कोई सूचना आयुक्त था वो मुख्य सूचना आयुक्त बन गया, या राज्य सूचना आयुक्त था वो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बन गया, तो ये कुल कितनी वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, ये कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, इससे ज्यादा अवधि के लिए ये पद धारण नहीं करेगा। अब 5 वर्ष की अवधि कैसी, आप कहो कि 5 वर्ष यहाँ ले लिए 5 वर्ष यहाँ, नहीं ऐसा नहीं। मान लीजिए यहाँ राज्य सूचना आयुक्त हो या सूचना आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, मान लीजिए 2 साल यहाँ रहा है पहले सूचना आयुक्त के रूप में या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में, 2 साल 2 वर्ष यहाँ नौकरी कर ली या 2 वर्ष यहाँ ना उसका कार्यकाल रहा है। अब उसके 3 वर्ष तो जो उसकी अगली नियुक्ति होगी, मान लो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हो या मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में उसकी नियुक्ति हो, तो जो नियुक्ति होगी वो कितने वर्ष के लिए होगी, स्वाभाविक सी बात है, टोटल 5 है तो 3 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो 5 वर्ष की अवधि है दोनों कार्यकालों को मिला के ढूंढी जाएगी, इसमें और इसमें जितना होगा दोनों मिला के कितने वर्ष से अधिक नहीं होगा, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ये याद रखना। जो पर्टिकुलर नहीं है कि इसके लिए 5 वर्ष, इसके लिए फिर से चुना गया तो फिर 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष नहीं है, ये टोटल 5 वर्ष है। यहाँ अगर वो 2 साल 3 साल जितने भी साल नौकरी कर लेता है, जितना बचेगा उतने के लिए फिर मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में उसे नियुक्त किया जाएगा। तो वो अवधि जो होगी, नियुक्ति की जो अवधि होगी, कितने साल तक वो रह सकता है, कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वो पद धारण नहीं कर सकता। ये नीचे लिखा है परंतु में, परंतु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। तो कुल मिलाकर कह रहा है कि दोनों अवधियां मिलाकर के इनकी जो नियुक्ति की जाएगी 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अब देख लीजिए तीसरा क्लॉज क्या कहता है। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन से के लिए जी कौन सा, यही है एक, हाँ यही है। ये तीसरा सब क्लॉज कह रहा है मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजनों के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। तो ये सिंपल है। ये क्या कह रहा है, इसका कौन सा सेक्शन और 16 और 16 का तीसरा राज्यपाल बस इतना ही अंतर। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है शपथ के बारे में है, ये तीसरा जो क्लॉज है शपथ, अब इसको बेटा रहा, ये क्या कह रहा है शपथ वगैरह है, जो मुख्य सूचना आयुक्त वगैरह है ये किसके समक्ष शपथ लेंगे, स्वाभाविक सी बात है जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अनुसार ये इतना याद रखें, ये किसके समक्ष शपथ लेंगे, अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, लिखित में भी लेंगे, उसमें हस्ताक्षर भी करेंगे। तो जो केंद्र वाले हैं वो किसके समक्ष लेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष। बस इतना ध्यान रखें, शपथ लेंगे ये किसके समक्ष लेंगे, राष्ट्रपति। और अगर राज्य की बात है तो राज्यपाल, राज्यपाल के समक्ष ये लोग शपथ लेंगे। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय मुख्य लोक सूचना अधिकारी तो राष्ट्रपति के समक्ष लेगा, और राज्य की बात करें राज्य सूचना अधिकारी है, राज्य मुख्य सूचना अधिकारी तो किसके समक्ष लेगा, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा, फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार।
चौथा कहता है मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, परंतु पढ़ने मुख्य सूचना आयुक्त किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में निर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा। धारा 14 में जो रीतियां उनके आधार पर तो इनको अलग से हटाया ही जा। ये कह रहे हैं अब ये लोग पद त्यागना चाहते हैं, अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, इस्तीफा। इस्तीफा आदि देना चाहते हैं तो ये भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ये किसको देंगे? अगर राज्य की बात है तो ये राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये दोनों में सेम है, इसमें अंतर बस कितना है? राष्ट्रपति का और राज्यपाल का इसमें अंतर है कि जो अपना इस्तीफा आदि किसको, केंद्र की बात है तो किसको सौंपा जाएगा? राष्ट्रपति को। राज्य की अगर बात करें तो अपना इस्तीफा या त्याग पत्र किसको सौंपा जाएगा? राज्य को। तो ये कह रहा है धारा 14 की शर्तों के अनुसार भी इन्हें हटाया जा सकता है। तो धारा 14 में जो शर्तें हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे, सिद्ध कदाचार, असमर्थता, ये सारी चीजें आएंगी, तो उन आधार पर भी इनको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। कौन सा क्लॉज पढ़ रहे थे अपन? चौथा। इसमें धारा 14 की है और राज्यपालों के लिए धारा 17 की जो शर्तें हैं, इसको धारा 14 की शर्तों के अनुसार हटाया जा सकता है और इनको धारा 17 की शर्तों के अनुसार, जो राज्य के हैं, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, राज्य सूचना आयुक्त है, उनको धारा 17 के अनुसार हटाया जा सकता है। उनको धारा वो सेम सिद्ध कदाचार, असमर्थता, वो सारी चीजें आएंगी, हम पढ़ेंगे। तो 14 और 17 ये भी एक से है। तो ये क्या कह रहा है? अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को, और वो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। इसके अलावा भी इनको हटाया जा सकता है अयोग्यता के आधार पर, जो धारा 14 में इसकी अयोग्यता दी गई है और उसकी अयोग्यता राज्य के वालों की 17 में दी गई, तो उनके आधार पर भी इन्हें हटाया जा सकता है। पांचवा कहता है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को संदेह, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। ये कह रहा है कि इनकी जो सेवा शर्तें होंगी, कि मतलब कितना वेतन मिलेगा, क्या मिलेगा इनको, एक मिनट, ये हाँ, कितना वेतन आदि इनको दिया जाएगा, वो कैसे दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण कौन करेगा? केंद्र के मामले में केंद्र सरकार और राज्य के मामले में छठवा कौन सा था? ये पांचवा। यहाँ भी केंद्र है, दोनों में केंद्र है। तो इनके जो वेतन भत्ते वगैरह है केंद्र सरकार के द्वारा, वो दोनों के लिए केंद्र ही बना रही है। दोनों के लिए कौन बनाएगा? केंद्र बना रहा है। राज्य के लिए भी केंद्र बना रही है कि इतने वेतन भत्ते दिए जाएंगे, और केंद्र के लिए भी केंद्र बना रही है, जो कि धारा 13 के लिए भी और धारा 16 के लिए भी, यानी केंद्र के जो सूचना आयुक्त वगैरह उनके क्या वेतन भत्ते होंगे और राज्य के जो सूचना आयुक्त वगैरह उनके क्या भत्ते होंगे, उन दोनों के बारे में नियम यहाँ केंद्र बना रही है, वहाँ राज्य नहीं बना रही। तो दोनों उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, उनको क्या सुविधाएं होंगी, कितने पैसे दिए जाएंगे, वो सारी चीजें उनके बारे में नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। ये याद रखें क्योंकि यहाँ दोनों में जगह एक ही चीज आ रही है ना, इसीलिए याद रखना। तो इनके लिए नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। क्वेश्चन आ गया कि राज्य सरकार के जो राज्य लोक सूचना अधिकारी है, उनके वेतन भत्तों के बारे में नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र के लिए तो बनाती है और राज्य के लिए भी केंद्रीय सरकार बनाएगी। तो ये दोनों में ये सेम बात है, एक सी बात है। अब देखिए इसमें परंतु कहता है, परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के वेतन और भत्तों और सेवा की शर्तों की उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभप्रद रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये तो जानते हैं कि मान लीजिए एक बार उनकी नियुक्ति हो जाती, वेतन भत्ते सब फिक्स हो जाते, उसके बाद किसी भी प्रकार से उसमें अलाभप्रद, कि उनको उससे नुकसान हो, उसका कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। एक बार नियुक्ति हो गई, जो निर्धारित कर दिया गया न्यूनतम, उससे कम नहीं करेंगे। बढ़ा जरूर सकते लेकिन उससे कम नहीं करेंगे उनके हित के लिए, कि उनको नुकसान हो, तो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। यही बात सेम यहाँ भी आएगी, एक ही बात है, दोनों के लिए एक ही बात है। तो एक बार नियुक्ति हो जाती है उसके बाद इसमें किसी भी प्रकार की कमी आदि नहीं की जाएगी। अब अगला देखिए क्या कहता है, परंतु इसका, परंतु यह और की सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 की बात कह रहा है, कि ये क्या कह रहा है कि जो 2019 की पहले जो, अभी 19 में क्या कह दिया, नियुक्ति की बात हो गई, वो सारे थोड़े बहुत इक्का दुक्का छोटे से संशोधन हुए। तो मान लीजिए कोई सूचना आयुक्त वगैरह जो पहले से काम कर रहे थे, 2019 से पहले से काम कर रहे थे, तो उनको ऐसे ही बढ़ता जाएगा कि ये अधिनियम, जो संशोधन अधिनियम है, ये लागू नहीं हुआ। कौन पे? जो पुराने थे, 2019 से पहले काम कर रहे हैं।
तो उन पर स्वाभाविक सी बात है, उन पर वो पुराने नियम लागू होंगे, नए नियम उन पर लागू नहीं होंगे, यानी जो संशोधन हुआ है वो उन पर लागू नहीं होगा। कौन पर? जो 2019 से पहले से काम कर रहे हैं उन पर। ठीक है, तो उनके मामले में ये नियम लागू नहीं होंगे। नियम स्वाभाविक सी बात है आगे से ही लागू होते हैं। जो आदमी 2019 संशोधन से पहले से काम कर रहा है उन पर ये नियम वगैरह जो संशोधन हुए हैं वो लागू नहीं होंगे। हाँ थे अपन। छठवा देखिए क्या कहता है। केंद्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उतनी अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितनी वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षभान के लिए आवश्यक हो, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्ति किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेह वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी हों जो विहित की जाए। ये सिंपल सी बात है। अब इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी तो इनकी हेल्प के लिए तो और कर्मचारियों की नियुक्ति तो चाहिए ना। तो केंद्र सरकार यहाँ, वहां शायद राज्य, यहाँ पे राज्य है। छठवा है क्लॉज, इसमें छठवा क्लॉज देखिए राज्य के में राज्य सरकार। तो जो भी केंद्रीय सूचना आयुक्त है या राज्य लोक सूचना आयुक्त है उनकी हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए, सीधी सी बात है अब अकेले तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे ना, और कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी उन, तो उन कर्मचारी आदि की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र के मामले में केंद्र रहेगी, राज्य के मामले में इनकी हेल्प करने के लिए। किसकी? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी जो होते हैं उनकी मदद के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। कौन करेगा? केंद्र सरकार के मामले में केंद्र सरकार, और राज्य के मामले में राज्य सरकार। और इनके वेतन भत्ते क्या होंगे वो भी ये लोग निश्चित करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, किसी को नौकरी दोगे तो उसके वेतन भत्ते भी तो केंद्र के मामले में केंद्र सरकार निश्चित कर देगी उनको, और राज्य के मामले में राज्य सरकार निश्चित करेगी। क्या करेगी? वेतन आदि भत्ते आदि उनके निश्चित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन भी आपका खत्म हो गया। 13 और 16 दोनों खत्म हो गए एक साथ, है ना। 13 और 16 आपके खत्म हो गए। अब आज एक, अब देखिए 14 और 17 ये भी सेम। 14 कर दीजिए, यहाँ 3 जोड़ेंगे 14 में कितने हो जाएंगे? 15, 16, 17 सेम आएगा जी, सेम चल रहे हैं दोनों, एक से चलेंगे ये। अभी देखिए 14 काय से संबंधित है? मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त का हटाया जाना। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का हटाया जाना। कैसे इनको पद से हटाया जाएगा? इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन, मुख्य सूचना आयुक्त। इधर लिख देते हैं राज्य, राज आएगा, मुख्य सूचना आयुक्त भी शॉर्ट में लिख लेते हैं, आयुक्त। और दोनों आएंगे या ऑब्लिक कर लेते हैं सूचना आयुक्त। यहाँ भी राज्य सूचना आयुक्त, दोनों की बात कर रहे हैं। क्या करना है? हटाना दोनों को, दोनों को सेम है इसीलिए। तो ये किनके हटाने की बात कर रहा है? मुख्य सूचना आयुक्त हो, यथा स्थिति ये शब्द याद रख लीजिए, मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त को 14 में और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को किस धारा में हटाया जाएगा? 17 में। मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त दोनों आते हैं तो उनको धारा 14 में हटाया जाएगा केंद्र की बात की जाए तो, और राज्य की बात की जाए तो धारा 17 के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को हटाने का प्रोविजन किया गया है। अब देखिए किन आधारों पे को, कौन कौन से आधार है जिसके आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है? पहला है उपधारा उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए निर्देश पर जांच के पश्चात रिपोर्ट दे दी हो कि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को उसके पद से हटा दिया जाना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि उनको कब हटाया जाएगा? जो 3 में जो पढ़ेंगे अपन उनके आधार पर धारा 3 सब जो प्रोविजन दिया 3 वहां भी 3 ही है, तो 3 के जो इसको बीच में लिखो, तो जो 3 के प्रोविजन है उनके आधार पर हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? जब
राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, यहाँ किसके द्वारा, राष्ट्रपति, यहाँ क्या हो जाएगा, राज्यपाल, जिनके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। किन आधारों पर हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, सिद्ध कदाचार या कदाचार लिख लीजिए, कदाचार और असमर्थता, मतलब अब काम करने लायक ही नहीं रह गए। तो यहाँ केंद्र की बात की जाए धारा 14 के अनुसार तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर, और यहाँ राज्यपाल के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और कब हटाया जाएगा, जब राष्ट्रपति राज्यपाल जो जैसी भी स्थिति हो किसको सिफारिश करेंगे, ये दोनों एक ही को करेंगे, हाई कोर्ट नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सिफारिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा कि जो जो सिद्ध कदाचार असमर्थता के जो भी आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ हाई कोर्ट नहीं आएगा, यहाँ कौन करेगा, जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये भी अब सोच लो, ये भी याद करना है, कोई जो चीज हटके आए ना वो याद करना, नहीं तो लोगों को कौन, अगर स्टेट की बात हो तो हाई कोर्ट ही लगता है ना, तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ जो जांच, हाँ यहाँ तो राष्ट्रपति भी है, यहाँ राज्यपाल, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे भी लगा लोगे। लेकिन यहाँ अब बात आती है कि जो जांच करवाई जाएगी वो कौन करेगा, जांच रिपोर्ट कौन देगा कि सिद्ध कदाचार असमर्थता का अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जांच किसके द्वारा की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जाएगी। किसके आवेदन पर, ये राष्ट्रपति देगा, वहां राज्यपाल देगा, उनके आवेदनों पर ये सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा कि वाकई में ये कदाचार के अयोग्य है कि नहीं। तो वो उस आधार पर अगर अपनी रिपोर्ट दे देता है तो फिर इसके आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति, अगर मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें या सूचना आयुक्त की बात करें, और राज्य की बात करें तो राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो सूचना आयुक्त को उसके पद से हटा सकता है। किस आधार पर, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, जो धारा 3 में नीचे दिए गए। दूसरा क्लॉज देखिए इसका क्या कहता है। दूसरा क्लॉज कहता है राष्ट्रपति उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा, और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्रवाई में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए जब जांच चल रही है उस अवधि के दौरान क्या किया जाएगा, अगर राष्ट्रपति हो, जैसी भी स्थिति हो, राज्य वहां राज्यपाल, स्टेट की बात है तो राज्यपाल, यथा स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल। जब तक जो सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, यथा स्थिति जैसी भी, या सूचना आयुक्त है या राज्य सूचना आयुक्त है, उनको क्या कर सकता है जी, उस पद से कहेंगे, उस पद से आपको हटा देता उसने समय के लिए, जब तक जांच चल रही है, या जो जांच चल रही है उसमें से भी हटने का उसको आदेश दिया जाएगा कि आप इतने समय के भीतर आप इस पद से हट जाए। स्वाभाविक सी बात है, पद से क्यों हटाया जाएगा, नहीं तो आप जांच वगैरह प्रभावित करोगे अपने उसका। तो ये क्या कर सकता है, उतनी अवधि के लिए उनको उस पद से राष्ट्रपति या राज्यपाल हटने के आदेश पारित कर सकता है, या कह लीजिए उनको निलंबित कर सकता है। कितनी अवधि के लिए, जितनी अवधि में जांच है, फिर तो जो डिसीजन आएगा जांच के अनुसार उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। तो जांच अवधि के दौरान उसको निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति या राज्यपाल, यथा स्थिति जैसी भी स्थिति हो। धारा 14 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति, धारा 17 की बात करेंगे तो राज्यपाल द्वारा उनको निलंबित उतनी अवधि के लिए जितनी अवधि में सुप्रीम कोर्ट जांच करता है हटा दिया जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या कहता है इसका सब क्लॉज, ये आपको याद रखनी, कुछ अभी पढ़ के याद रखनी कि कौन सी आधार है जिनके आधार पर ये पोस्ट कदाचार असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, और किन आधारों की जांच ये सुप्रीम कोर्ट करेगा वो दिया है। तीसरा कहता है उपधारा 1 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथा स्थिति मुख्य सूचना आयुक्त सूचना आयुक्त, तो वहां कौन हटाएगा, वहां राज्यपाल, वहां शब्द आ जाएगा राज्यपाल। तो जो धारा 17 उसके लिए हो जाएगा कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होती है राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को उसके पद द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि ऐसा स्थिति मुख्य सूचना आयुक्त क्या हो जाता है, पहला सेम बातें हैं दोनों में, पहला क्या हो जाता है, दिवालिया, मतलब किसी न्यायालय ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया, बैंक दिवालिया घोषित कर दिया है, दिवालिया घोषित कर दिया है, दिवालिया मतलब बिल्कुल फकीर हो गया है, कुछ नहीं बचा, तो ऐसा व्यक्ति दिवालिया, फकीर हो गया, दिवालिया हो गया, किसी सक्षम न्यायालय ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया है, तो ऐसा व्यक्ति, केंद्र और दोनों के मामले सेम बात है, इसलिए अलग अलग नहीं कहना, सेम है एक ही।
सब क्लॉज 3 वहां भी है, यहाँ भी है, वहां भी ए है, यहाँ भी ए, इसलिए एक ही बात। ये लिख लीजिए इसको। बी क्या है? वह ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिससे जिसमें राष्ट्रपति की राय में वह नैतिक अक्षमता अंतर्वलित है। ये क्या कह रहा है? कैसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है? जिसमें नैतिक अक्षमता, जिसमें नैतिक इतना ही ठीक है। किसकी नजर में? राष्ट्रपति की नजर में। यहाँ राष्ट्रपति और वहां राज्यपाल। ये मानते हैं कि नैतिक अक्षमता हुई है, मतलब नैतिक ह्रास हुआ है, दिवालिया हो गया, साथ में उसका नैतिक पतन हो गया एक तरीके से, और राष्ट्रपति को लगता है या राज्यपाल को लगता है कि इसका नैतिक पतन हो गया है, इस आधार पर भी उसे हटाया जा सकता है। तीसरा कहता है अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है, मतलब भाई साहब नौकरी भी कर रहे थे यहाँ और कोई लाभ भी करा रहे थे, कोई बिजनेस वगैरह चल रहा है, इनके धंधे चल रहे हैं, तो इस तरीके का अगर कोई काम करते हैं तो भी इनको उनके पद के आधार पर हटाया जा सकता है। अगला है डी, मानसिक या शारीरिक अक्षमता। ये तो स्वाभाविक सी बात है, मानसिक अगर दिमागी काम करना बंद कर गया, बेचारे काम ही नहीं कर पा रहे हैं, या शारीरिक रूप से इतने अशक्त हो गए हैं कि ये अब काम करने लायक नहीं बचे हैं, तो भी उनको उनके पद से राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला ई है वित्तीय और अनहित अर्जित। उसने ऐसे वित्तीय और अनहित अर्जित किए हैं जिससे किसी सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना, यानी कोई अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त किए हैं। मतलब वित्तीय लाभ मतलब कोई गलत तरीके से पैसा कमाया, जिस पद पर वो बना है उसका दुरुपयोग करते हुए इन्होंने कोई वित्तीय लाभ प्राप्त किए कि अब इनका इस पद पर बने रहना ठीक नहीं है, तो इनको हटाया जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 कारण है, ए बी सी डी ई। तो इन आधारों पर क्या किया जा सकता है? इस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। तो इन आधारों पर क्या किया जा सकता है? इन व्यक्ति को ये जो है सूचना आयुक्त है या मुख्य सूचना आयुक्त है, इनको हटाया जा सकता है। सेम है दोनों में, बस राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल एक जगह आया, बाकी सब सेम है, एक ही भाषा, बिल्कुल शब्द टू शब्द। अब चौथा और देख लीजिए, इसका चौथा लास्ट जो है क्या कहता है? सब क्लॉज, यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार के संबंध में या उसमें हितबद्ध या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उसमें प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है, तो उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। ये क्या कह रहा है? चौथा क्लॉज, ये चौथा क्लॉज कह रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएगा या सूचना आयुक्त। भारत सरकार कह रहा है, अगर केंद्र की बात है, वहां राज्य सरकार शब्द आ जाएगा, राज्य सरकार, या उसकी ओर से कोई संविदा या करार वगैरह होते हैं, या उसमें कोई हितबद्ध रहा है, या कोई निगमित कंपनी वगैरह है उसमें हितबद्ध रहा है और उसके प्रयोजन से इसने क्या किया, उसमें हिस्सा आदि दिया है, तो उसको क्या माना जाएगा? धारा 1 उपधारा जो 1 है उसके कदाचार का दोषी माना जाएगा। मतलब कि ये जो अलग तरीके से जो कंपनी वगैरह में शेयर होल्डिंग आदि करके इसने क्या किया, पैसा आदि बना लिया अपना, तो इसको कदाचार, नीचे दिखनी है, कदाचार का दोषी माना जाएगा। कि किसी कंपनी में अगर केंद्र की बात है तो केंद्र सरकार, और राज्य की बात है राज्य सरकार, जो कंपनी वगैरह आदि होती है ना, उसमें गलत तरीके से इसने फायदा कमाया है, तो इस व्यक्ति जो है इसको क्या माना जाएगा? कदाचार का दोषी माना जाएगा। तो ये सारे आधार है, दिवालिया हो जाए, नैतिक क्षमता आ जाए, वैतनिक नियोजन में लगा हुआ हो, मानसिक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाए, वित्तीय कोई लाभ प्राप्त करता है, तो इन आधारों पे से हटाया जा सकता है। और इनकी जांच किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है। तो ये पूरा के पूरा यहाँ तक हो जाता है, और सेम यानी 17 तक आपका हो गया। इसको पढ़ लेना एक बार, सेम है, ठीक है ना। और डायरेक्ट पे वजनी लिख सकते हो आप, एक ही धारा पे दोनों लिख लो, 16 पे 17 लिख लो, मतलब एक दूसरे की धारा ऊपर लिख दो बस,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ना है तो सेम पढ़ना है, तो वो सारा चीजें हो जाएगी। बाकी अपन कल पढ़ेंगे ये सूचना का, जो 17 के बाद कल पढ़ेंगे, और ये कल कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो कल कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिंपल है, याद करना, याद भी करना है, इसको पूछूंगा मैं भी बीच बीच में, क्या भी पूछ नहीं पा रहा हूँ तो आप लोग याद ना करना, याद करिए ढंग से, है ना। याद करना, रटना, और जो चीज मैं बताता हूँ कि ये आपको याद करना है तो उसको इम्पोर्टेंट का टिक लगा लीजिए, या स्टार हम कुछ भी बना लीजिए, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, है ना। ठीक है, अब टाइम हो गया अपना खत्म, कल मिलेंगे। ठीक है।